जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन जो आयोग है, तो उसके द्वारा जो वैकेंसीज जो जारी की जाती हैं, तो उनमें मुख्य परीक्षा में 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है। यानी कि जो भी पेपर होगा उसमें 15 नंबर के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं, तो उनके यहाँ पे जो पेपर हो चुके हैं तो उनको हम सीरियल वाइज यहाँ पर एक एक करके कंप्लीट कर रहे हैं। और ये बिल्कुल आपका जो नया पैटर्न होगा उसके हिसाब से तो यहाँ पर आपको सारे जो पेपर्स हैं एक एक करके मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यानी कि जो PYQs हैं, हमें इन्हें क्यों करना चाहिए। तो इन्हें करने का हम रीज़न बता दे रहे हैं आपको कि पेपर का जो पैटर्न है वो पता चलता है। जिस ये क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे तो इससे आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, प्रश्नों का दोहराव यानी कि जो कुछ प्रश्न क्या होते हैं, इनमें जो आपसे पूछे जा चुके हैं वो प्रश्न रिपीट होंगे। तो और यहाँ पर एक बात ये आती है कि प्रश्न रिपीट क्यों होंगे। रिपीट होने का ये है कि इन्होंने सिलेबस क्या हो गया कि पहले से इन्होंने जारी कर दिया, तो कितना भी ये क्वेश्चन टफ कर लें, कुछ भी कर लें, तो हो सकता है कि ये प्रश्न जो आप पूछ लें तो कहीं दूसरे एग्जाम में पूछ लें। हो सकता है वो सेम प्रश्न ना पूछें, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है, तो जब उसको हम कर लेते हैं किसी प्रश्न का तो उससे प्रश्न एग्जाम में मिल जाते हैं। क्योंकि जब सिलेबस जारी कर दिया गया तो आयोग के पास में बाउंडेशन है कि उनको उतने में से ही पूछना है। तो जितने ज़्यादा पेपर होते जाते हैं उतने आगे आने वाले जो परीक्षार्थी होते हैं तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है जब उसका एनालिसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिंहावलोकन यानी कि जो पेपर हो चुके हैं उनको पीछे जा करके देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें कितना रिवीजन करना है, कितना नहीं करना है, और बाकी की बचे टाइम को हमको किस पोर्शन पे देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पेपर हुआ था वो एक्सरे टेक्नीशियन कंप्यूटर का पेपर था, और जो परीक्षा तिथि थी वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 दिसंबर को हुई थी 2024 को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं वो जो मास्टर की जारी की गई थी आयोग के द्वारा, तो उसके बेसिस पे दे रहे हैं। जो यहाँ पर जो आंसर की गया जो प्रोविजनल आंसर थे उनकी मास्टर से जो सेट था उससे। तो देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो यहाँ पर शामिल है। तो कुछ इस तरीके से दिया गया था कि इंटरनेट तत्वों का उनसे संबंधित जो मुख्य उद्देश्यों से हमें मिलान करना था। तो यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई थी, हमें इससे मिलाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर IMAP, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है लिस्ट सेकंड में इसको किससे मिलान करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि वेब सीरीज, फिर लिखा हुआ है केबल मॉडेम, फिर लिखा है कि सर्च इंजन। तो सबसे पहले इन चारों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें करेंगे जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो इनसे आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। तो IMAP जो होता है उसको बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए एक अनुबंध के रूप में काम करता है। अनुबंध मतलब यहाँ पर पहले से कह सकते हैं कि समझौते के रूप में काम करता है। और इसको 1986 में मार्क क्रिप्सन द्वारा रिमोट एक्सेस के लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, लाया गया था। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट क्या जनरेट होता है कि 1986 में मार्क क्रिप्सन, और ये क्या है, एक मेल सर्वर से ये ईमेल प्राप्त करता है। अब इसका फुल फॉर्म अगली बार पूछे तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाता है। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, ये ईमेल सर्वर है। अब ईमेल सर्वर है, इससे ईमेल हम मोबाइल पर प्राप्त करना चाहें या कंप्यूटर पर या फिर किसी टैबलेट पर या फिर अन्य PC पर, डेस्कटॉप पर, तो क्या होगा, बीच में क्या होगा, IMAP होगा, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होगा। अब वेब सर्वर के बारे में क्या होता है, तो वेब सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे मान लेते हैं कि पूरा इंटरनेट कहाँ पर है, क्लाउड है, बीच में है, और हमारा डेटा कहीं पर मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर सेव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेज देगा। कहाँ पर भेजेगा, वेब सर्वर में भेजेगा। और वेब सर्वर क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्ड करके यहाँ भेज देगा। तो उसका रिस्पॉन्ड हमें जो इंटरनेट है बीच में उसके द्वारा फिर हमें अपने सिस्टम पे प्राप्त हो जाएगा। तो वेब सर्वर क्या होता है, जहाँ पर वेब पेजेस को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पर आगे क्लासेस में हम आपको बता देंगे, या फिर आपको पता भी हो कि HTTP और HTTPS जो प्रोटोकॉल का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें क्या मिलता है, फाइल्स मिलते हैं, फोटोज़ मिलते हैं, वीडियोज़ मिलते हैं, जिन्हें हमें रिस्पॉन्स में मिलते हैं। और हम एक्सेस किसके द्वारा करते हैं, हम एक्सेस करते हैं वेब ब्राउज़र के द्वारा। तो वेब ब्राउज़र देखो यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, क्या है, ये क्रोम है, ठीक है, गूगल का क्रोम। तो आपको 2 पॉइंट ये क्लियर हो गए, ठीक है। फिर 4 पॉइंट थे, एक और पॉइंट था यहाँ पर केबल मॉडेम। तो केबल मॉडेम का उपयोग क्या करते हैं, ये अगर से पूछ ले अगली बार ये क्या है, तो ये हार्डवेयर डिवाइस है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया एग्जाम के लिए। फिर क्या है कि इसका उपयोग स्थानीय टीवी लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर
ISP लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाते हैं। ISP का भी एग्जाम में नाम पूछा जा चुका, ये है क्या, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनसे जोड़ने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, दो इंटरफेस होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, ये केबल मॉडेम है। अब यहाँ पर क्या क्या केबल नेटवर्क दिया गया है, तो यहाँ पर जो ISP से हम यहाँ कंप्यूटर पर सीधे जो बैठे हुए डेटा प्राप्त करने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इनमें क्या होता है, उस वहाँ पर इसका केबल मॉडेम का यूज़ होता है, जो कि आप हार्डवेयर देख सकते हैं, एक डिवाइस है। फिर आता है सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, वेब पेजेस, इनके थ्रू वेब पेजेस पे जाते हैं और चीज़ों को यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं सर्च इंजन है यहाँ पर, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। वो अधिकतर क्या हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, लेकिन नाम पूछा जाए तो बिंग किसका है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का याद रखना है। बाकी याहू है, इंडेक्स है, नेवर है, AOI है, बाइडू है, ठीक है, डकडकगो है, आर्क्स.com है। ये सारे जितने ही सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनके जो कुछ मेन पॉइंट हैं, नाम है, याद रखना है आपको। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा था कि ये है, लेकिन ये क्वेश्चन हम आपका टेलीग्राम पे करवा चुके हैं। जिन्होंने किया होगा उन्हें इसका लाभ मिला होगा। तो जो यहाँ पर देखा कि आपने IMAP, तो ये क्या होगा, ये लिखा हुआ है कि उपयोगकर्ता को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुँचने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसका ये सीधा हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। वेब सर्वर क्या होता है, तो वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। अब केबल मॉडेम क्या है, तो यहाँ पर देखो ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। तो केबल मॉडेम हमने आपको क्या बताया कि यह एक हार्डवेयर है और उपकरण जो इंटरनेट का उपयोग करने की हमें क्या करता है, अनुमति देता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्च इंजन जिसे खोज इंजन कहते हैं, वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, या सेवा जो क्या करता है, वेब पेजेस को ढूंढने और पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। किसी पेज पे हमें को जाना है, जैसे मान लें हमें सरकारी रिजल्ट पे जाना है या UPSSC वेबसाइट पे जाना है, उसके पेज पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, सर्च इंजन के थ्रू जाते हैं। हम चाहे क्रोम यूज़ करें, गूगल यूज़ करें या फिर कोई मोजिला यूज़ करें, तो ये सब क्या होते हैं, उनके थ्रू ही हम किसी वेब पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों आपको क्लियर हो गए किससे किसका मिलान था, और क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से हमने सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, तो ऑप्शन इस तरीके से आया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम में छपा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी, 6, 3, 5, 2। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 26 अक्षरों, तो हमने क्या लिख लिया, 26 लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 प्रतीक जो सिंबल होते हैं आपके कीबोर्ड में, तो यहाँ पर क्या कर लिया, 10 उन्होंने लिख रखा है तो 10 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर लिखा है 10 संख्याओं को, तो 10 संख्याओं को यानी कि 0 से लेकर के 9 तक, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 10 ही तो होंगे, तो ये 10 हो गए। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, ठीक है। 46 को यहाँ पर अगर हम करें तो ये क्या होता है, 2 की पावर n में करते हैं। बाकी डिटेल आपको क्लास में मिल जाएगा। तो 2 की पावर n करते हैं, तो यानी कि 2 की पावर लगभग कितना हमें करना पड़ेगा, तो लगभग हमें 2 की पावर 6 करना पड़ेगा, ठीक है। इतने बिट की आवश्यकता होगी। तो 6 कहाँ जा रहा है, 6 यहाँ जा रहा है, क्योंकि 6 से अगर कम करेंगे पावर तो ये आपका 46 से कम हो जाएगा, ठीक है। और तो क्या होगा, हमें इसको थोड़ा बढ़ा के लेना पड़ेगा, तो ये 6 में ही जाएगा। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा, 6 वाला। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि बाईं ओर समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी, यानी कि टू जंप द इक्विवेलेंट स्पेस टू द लेफ्ट टू यूज की, तो की कौन सी यूज करेंगे। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि जितना जा रहे हैं बराबर जाएंगे, इक्विवेलेंट, और किधर जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। तो लेफ्ट में जाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है आपका शिफ्ट प्लस टैब यूज किया जाता है, ठीक है। और राइट में जाने के लिए या फिर नेक्स्ट जाने के लिए आप क्या करते हैं, टैब का यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक तो आप जानते होंगे, कैपिटल, और इस तरीके से स्मॉल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इंटर तो नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है, यानी कि व्हाट डज ब्लूटूथ प्राइमरली यूज टू ट्रांसमिट, ठीक है, डेटा। तो डेटा को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज़ करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, RF। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ RF का हो सकता है, अगली बार आपसे पूछ ले फुल फॉर्म, ठीक है, इंस्टेंट फॉर लिख के आ जाए तो याद रखना रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है। ये क्या होता है, ये संचार यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, आप याद रखिए कि जो ब्लूटूथ सामान्यतः यूज़ होता है उसकी रेंज कितनी है, ये आपको पढ़ के जाना है। और इसको कौन लेकर के आया था, किसने इसको
आविष्कार किया था या खोज की थी, कह सकते हैं हम। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ के जाना है, याद रखना है। बाकी क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, तो हम बता भी चुके हैं इससे पहले। अब यहाँ पर जो RF का यूज़ होता है तो इतनी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में आएंगे तो जो सेशन है लंबा हो जाएगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि एक यहाँ पर डिज़ाइन तैयार किया गया किसके लिए, तो हाई स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस इंक्लूडिंग क्या, ऑटोमेटिक डेटा रिप्लिकेशन। यहाँ पर ये डेटा के लिए चीज़ें की जाती हैं, याद रखना है। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाता है, वो हो जाएगा आपका HDFS, ठीक है। HDFS यहाँ पर कौन थी, ये हडूफ का आता है। हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले कि हडूफ का जो लोगो है वो क्या है, तो याद रखना वो क्या है, आपका हाथी है। तो H से हाथी याद रख सकते हैं आप, मतलब याद करने के लिए सिर्फ, और H से हडूफ, ठीक है। हडूफ को क्या बोलते हैं, हडूफ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। आपकी जो फाइल्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूट करने के एक सिस्टम है। अब इसे मान लेते हैं कि डेटा जो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, वो कहीं एक हमारे सिस्टम या फिर हमारे मोबाइल में जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर स्टोर नहीं हो सकता है। जितना सारा डेटा हम दिन भर यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वो क्या होता है, डेटा कहीं ये होता है मेटा डेटा, वो कहीं पर क्या होता है, सेव होता है। तो वो क्या होता है, अलग अलग पार्ट में ये सेव होता है, ठीक है। इनकी छोटी छोटी क्या होती है, फाइल्स में सेव होता है। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। बाकी जो आपका डेटा वाला प्रोसेस पढ़ाया जाएगा तो उनमें चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटा कहीं से एक जगह से आ रहा है जिसको अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। तो HDFS आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक पार्ट है, वो किसका है, वो प्रोसेसर का है। तो क्या करता है, वो कंटेन द हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा डेटा पाथ, ठीक है। ये काम कौन करता है, डेटा पाथ करता है। यहाँ पे लिखा होगा डेटा पाथ क्या करता है, कार्यात्मक इकाइयों जैसे ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स या फिर गुणकों का एक संग्रह है जो डेटा प्रसंस्करण संचालन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं क्या ALU रजिस्टर्स, इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा इसके लिए। फिर प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एन्क्रिप्शन विधि, फिर लिखा हुआ है कि RSA में कार्यरत है। तो ये RSA में क्या है कि पब्लिक की है या सिमेट्रिक, और फिर वेक्टर ऑफ इनिशियलाइजेशन प्राइवेट की है, नन ऑफ दीज है। तो विकल्प ई को आपको भी कंसिडर करके चलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आपको पता है तो अच्छी बात है, जो नए लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि जो एन्क्रिप्शन यहाँ पर शब्द लिखा है वो उसका मतलब क्या होता है। एन्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये यहाँ पर सेंडर, ये नीचे देखिएगा सेंडर, यानी कि यहाँ पर कौन है, ये हम हैं, और हम कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, कोई इमेज भेज रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर कोई व्हाट्सअप कर रहे हैं। तो हमने कुछ लिख करके भेजा, तो वो क्या हो गया, उसमें क्या यूज़ हुई, वो पब्लिक की यूज़ हो गई, ठीक है। हाउ RSA इंक्रिप्शन वर्क, तो RSA इंक्रिप्शन पे हम बात कर रहे हैं। पब्लिक की यूज़ हुई तो उसने क्या कर दिया, हमने जो मैसेज भेजा था उसको क्या कर दिया, उसको ऐसे लैंग्वेज, ऐसे फॉर्म में उसको बदल दिया कि उसको बीच में कोई पढ़ नहीं सकता, बीच में कोई पढ़ नहीं पाएगा। इस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो वो क्या होता है, वो उसको कहते हैं हम इंक्रिप्शन, ठीक है। फिर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो डिक्रिप्शन क्या है, तो डिक्रिप्शन ये होता है कि हमने जिसको भेजा तो वहाँ पर प्राइवेट की यूज़ की गई। हमने जिसको अपने मित्र को जो मैसेज भेजा था तो बीच में क्या हो, प्राइवेट की यूज़ की गई, ठीक है। उस जिसके द्वारा हमने जो भेजा था, जैसे कि हमने भेजा था वेलकम, ठीक है, तो यहाँ पर वेलकम लिख के नहीं आएगा, यहाँ पर कोई सिंबल, कोई प्रतीक, कुछ भी तरीके से अल्फ़ाबेट नंबर्स बन करके आ जाएंगे बीच में, जैसे कि पढ़ नहीं पाएगा। और जब यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट की का यूज़ करके ये डिक्रिप्ट हो जाएगा और फिर इनको वही वेलकम ये पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्रिप्शन मेथड यूज़ होता है। तो ये इसके किसके पास पहुँच जाएगा, ये प्राप्तकर्ता के पास पहुँच जाएगा, यानी कि रिसिपेंट के पास में पहुँच जाएगा। तो यही होता है। अब यहाँ पर क्या यूज़ होता है आप देख सकते हैं, तो ये आपका यूज़ होता है यहाँ पर एन्क्रिप्शन में। तो एन्क्रिप्शन में आपका पब्लिक की यूज़ होता है। तो पब्लिक कहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अब आपके दिमाग में याद आ रहा होगा कि RSA क्या है। तो RSA ये 3 लोगों ने मिल करके इस एल्गोरिदम को 1977 में क्या किया था, डिस्क्राइब्ड किया था, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं रॉन रेविस्ट हैं और एडिस समायर हैं, और क्या है, लेनॉर्ड एडलमैन हैं,
तो ये 3 लोग हैं, तो इन्हीं के नाम का पहला एक एक लेटर उठा लिया गया शुरुआत का, तो ये RSA हो जाता है। ठीक है, 8 नंबर जो प्रश्न है इसमें लिखा गया है कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा यानी कि जो कॉन्सेप्ट है जिसने आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया, यानी कि पूरी तरीके से कंप्यूटर का जो इतिहास भूगोल बदल करके रख दिया स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर ने। तो सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? अगर यहाँ से पूछा जाता कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर जो है वो कौन मतलब सबसे पहले लेकर के आया था तो अलग आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया कि अवधारणा, क्योंकि ये इससे पहले हम क्लासेस में बता चुके हैं, जिसका आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर दूसरी जगह पर हमने क्लासेस ली हैं और कंटेंट भी देते, तो वहाँ पर चीज़ों को हम करवा रखे हैं। तो अवधारणा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। अब यहाँ पर स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर है क्या? तो इन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था जिसमें ये बताया गया कि हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है, वहाँ पर ALU होता है, फिर क्या करते हैं मेमोरी दुनियादारी जो भी कुछ होता है इसमें, और फिर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। लेकिन इन्होंने ये बताया कि किसी भी जो स्टोर्ड प्रोग्राम होता है कंप्यूटर को संदर्भित करने के लिए उन्होंने कहा कि जिसमें क्या करते हैं एक ही निर्देश या फिर आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, और फिर एक ही डेटा ऑपरेशन एक ही समय में नहीं कर सकते। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि हम इनपुट भी दे दें और प्रोसेस भी होता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहने का मतलब ये होता है कि हमने जो डायरेक्शन दी उसका एक बैच दिया गया, वो प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद में ये बैच दूसरा बैच इसके पीछे रहता है। जब इसका आउटपुट चला जाता है तो फिर इस बैच पे प्रोसेस होगा, फिर क्या होगा, ये थर्ड वाले बैच पे प्रोसेस होगा। इस बैच पर भी ये प्रश्न पूछा गया जिसे हम आगे डिस्कस करें। अगर PYQ में आ जाएगा तो PYQ में डिस्कस करेंगे, बाकी क्लास में तो हम कर भी चुके हैं और इस चैनल पर भी हम डिस्कस कर देंगे। तो ये इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये कभी कभी इसको बोला जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। भी अगर आप एग्जाम में आए तब भी यही रहेगा। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो 9 दिया गया है। तो 9 में पूछा गया था कि कंप्यूटर के संदर्भ में यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स, तो POST का क्या अर्थ है? तो POST आपका होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो कंप्यूटर सबसे पहले खुद को चेक करता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, मतलब पावर हर जगह प्रॉपरली सप्लाई हो रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका जब पावर गुड होती है, मतलब सही होता है, तब आपका CPU यानी कह सकते हैं प्रोसेसर वगैरह स्टार्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पर कहाँ दिया गया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, आपका विकल्प ए सही उत्तर होगा। फिर प्रश्न संख्या 10 में कहा गया था कि डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक NAND गेट एक बबल्ड फिर स्पेस गेट के तुल्य होता है। तो ये किसके तुल्य होता है? तो याद रखना आपका ये विकल्प सी हो जाएगा, ये और गेट के तुल्य होता है। तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है। अब देखो ये एक शब्द यहाँ पर फिर इनक्रिप्टेड आ गया। इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है जैसे कि पहले क्या होता था कि जब चिट्ठियाँ भेजी जाती थी तो चिट्ठियों को क्या किया जाता, पहले लिख करके फिर एनवलप यानी कि लिफाफे में डाल करके और उसको यहाँ पर सील कर दिया जाता था, जिससे कि बीच में कोई ना पढ़ सके। तो वही क्या किया हमने यहाँ पर भेजा, तो भेजने से पहले क्या कर दिया, हमने चिट्ठी पूरी लिख ली, फिर उसके बाद एनवलप में डाला और उसको सील कर दिया, यानी कि और फिर उसके बाद में डाकिया ले करके उसके पास जाएगा। ठीक है, फिर वो जिसको मिलेगी वो क्या करेगा, उसको एनवलप को वो ओपन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब क्या होता है, इनक्रिप्शन हो जाता है ट्रांसमिट के दौरान। अब यहाँ पर ईमेल की बात हो रही तो इनक्रिप्ट ही होंगे। तो यहाँ पर कहा क्या है, प्रोटोकॉल की बात कही जा रही है कि ईमेल में क्या करते हैं, प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं। तो ये होता है आपका SMTP ओवर TLS। ठीक है, यानी कि TLS के साथ में यहाँ पर SMTP होता है। अब SMTP यानी कि आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और TLS कह सकते हैं इसके साथ में लगा होता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है, इसका काम करता है। अब जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सेंडर, हमने किसी को ईमेल भेजी, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इतने सारे जो सेंडर मेल सर्वर इनके पास में जाएगा और SMTP का यूज़ होगा। फिर उसके बाद में क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये इनक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इनके पास में क्या जाएगा, IMAP और POP, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, जो भी होता है आगे बताएंगे आपको। तो फिर स्पेंड के बाद में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, SMTP ओवर TLS हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के रूप में चल सकती है। तो यहाँ पर
कह सकते हैं कि फॉलोइंग द, ये शब्द याद रखना है कि लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है, लाइट वेट प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या थ्रेड याद रखना है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्लास लेंगे तो आपको डिटेल में बता देंगे, अभी तो वैसे भी चीज़ें हम दे रहे हो, शायद हो सकता है कि आपको बोरिंग लग रहा हो कि हाँ ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हम। फिर लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 13 की संख्या, ये नंबर दिया गया था कि 000 इतना इतना कितना, फिर यहाँ पर लिखा हुआ था कि वंश कॉम्प्लीमेंट या पूरक क्या है, हमें बताना था, ठीक है, वंश कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या करना रहता है कि आपको जहाँ पर ये 1 1 लिखा है 0 वहाँ 0 है वहाँ पर 1 कर दीजिए, जहाँ पर 1 है वहाँ पर आप 0 कर दीजिएगा, फिर यहाँ पर 1 1 फिर 0 1 फिर यहाँ पर 0 0 और 1 0। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4 1 यहाँ पर है, 4 0 फिर 4 0 यहाँ पर, फिर शुरुआत में 1 1। तो ये देखिए विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो MS एक्सेल है, MS एक्सेल के जो फॉर्मूला दिया जाता है कि राउंड में जब यहाँ पर चीज़ों को फिगर में काउंट करते हैं तो उनके बारे में पूछा था, राउंड ऑफ करने के। यहाँ पर देखिए एक्सेल में, तो यहाँ पर क्या होता है, ये फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला किससे शुरू करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या इक्वल का साइन लगा के शुरू करते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया, तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर राउंड करेंगे तो क्या करेंगे, तो राउंड को यहाँ पर क्या करते हैं हम 5 के सेंस में लेते हैं। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ 2 हटाना, तो यानी कि हमें क्या करना 2 रखना, तो ये 6 7 रहेगा। अब 5 का जब यहाँ पर होता है तो ये 5 से ज़्यादा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 7 के साथ में 1 बढ़ा देंगे, तो 7 को हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे और फिर 6 का 6 ही कर देंगे, 0.5 कर देंगे, तो 5.68 आपको विकल्प डी में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या ये आपका 14 था। प्रश्न संख्या 15 को देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया था कि MS वर्ड आ गया आपके एग्जाम में। फिर क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग, अब डेटाबेस से डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई वैयक्तिक प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ते हैं। देखो एक फीचर्स दिया जा है आपके किसमें, MS वर्ड में, उसकी बात कही जा रही है कि इसको यूज करते हैं किसके लिए, टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डेटाबेस, मतलब डेटाबेस हमने को डेटा तैयार किया रखा है, ठीक है, इनटू टेम्पलेट डॉक्यूमेंट टू क्रिएट मल्टीपल पर्सनलाइज्ड कॉपी। मान लेते हैं कि हमें कोई किसी को एक ईमेल भेजना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही ईमेल भेजना है बहुत सारे लोगों को। जैसे कि मान लेते हैं कि सिंपली बताता है, जैसे कि आपके घरों से शादी का कार्ड जाता है, तो आपको क्या करना रहता है कि एक ही कार्ड होता है, बहुत लोगों को भेजना रहता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर आपके ये सिस्टम में क्या है, आपका डेटा बेस जो है उसमें तैयार है कि किनको किनको भेजना है और किस एड्रेस पे भेजना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने टेम्पलेट तैयार किया, यानी कि आपने एक कार्ड तैयार कर लिया, अब वही कार्ड सबको भेजना है, तो वहाँ से क्या करेंगे, डेटा को उठा लेंगे और उनका यूज़ करेंगे। तो क्या भेजेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं विकल्प डी, यानी कि मेल मर्ज का, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट रिसिपेंट या फिर स्टार्ट मेल मर्जिंग, और ये लिस्ट पहले से तैयार होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है कि डेटाबेस का, ठीक है, यानी कि जो पहले से तैयार लिस्ट है उसी को अगर यूज़ करते हैं उसके बेसिस पर, नहीं तो आप लिस्ट को एडिट भी कर सकते हैं जो पहले से है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो विकल्प ई को यूज़ किया गया था नए पैटर्न में सबसे पहले इस पेपर में। तो बहुत ज़्यादा ये कहा गया कि यहाँ पर क्या है, टफ आ गया, लेकिन आपने देखा कि 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, लेकिन अभी इस पेपर में आपको विकल्प ई अभी यूज़ नहीं हुआ, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे का एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके ये वाली क्लास है उसका लिंक मिलेगा, चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों की जो अपडेट है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो उसके लिए आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं।